हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीणा। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। दोस्तों, जब आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज करता है तो उसके अंदर हर एक एग्जाम के बारे में पता रहता है कि भाई आपका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, और उसी में आपको डेट मेंशन की होती है हर एक एग्जाम के बारे में। तो वैसे ही आरआरबी एसओ का जो एग्जामिनेशन होने वाला होता है, इसकी भी डेट मेंशन की होती है उसमें, है ना। लेकिन बच्चों को मर्जर की वजह से लग रहा है कि सर हो सकता है कि हमारा एग्जाम थोड़ा ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि अगर डिले भी होगा तो कितना ही डिले होगा, खूब से खूब 15 दिन, 20 दिन, एक महीना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देना चाहिए ना। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग मेनली देखने वाले हैं कि भाई आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या है और क्या हो सकती है मेनली, ठीक है। उसके साथ साथ ये एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सैलरी क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और आप सभी को पता होगा कि ये अलग अलग स्ट्रीम्स पर वैकेंसी आपकी निकाली जाती है। स्केल 2 की दोस्तों ये पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले, आप अगर बिलोंग करते हैं आईटी फील्ड से, तो आईटी ऑफिसर की पोस्ट दोस्तों यहाँ पर निकलती है, स्केल 2 की पोस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट निकलती है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट निकलती है, मार्केटिंग ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ की पोस्ट भी यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर बात कर ले कि एग्जामिनेशन डेट, तो दोस्तों थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड उठा लेते हैं, है ना। उस बेसिस पर अपन थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। और जो एग्जाम डेट मेंशन की हुई है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो नोटिफिकेशन को लेकर, तो दोस्तों हमने पिछले कुछ सालों का यहाँ पर ट्रेंड रखा है कि आपका नोटिफिकेशन बेसिकली कब आता है। जैसे दोस्तों अगर बात कर ले 2020 की, तो 2020 में आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो 30 जून को मतलब मिला था, और 30 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग बेसिकली स्टार्ट हो गई थी, जो कि 21 जुलाई तक आपकी चली थी, राइट। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, 2021 की, तो 2021 में क्या हुआ था कि 7 जून से आपकी 28 जून तक आपकी फॉर्म फिलिंग चल रही थी, मतलब नोटिफिकेशन उसी तर्ज पे आया, और नोटिफिकेशन जब आता है उसी के बाद में आपकी फॉर्म फिलिंग दोस्तों स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे किसकी, 2022 की, तो दोस्तों 2022 में अगर बात करें तो 7 जून से 27 जून, मतलब 7 जून के आसपास नोटिफिकेशन, और उसके बाद में फिर आपकी फॉर्म फिलिंग इस टाइम तक चली थी। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों आप लोग किसकी, 2023 की, तो 1 जून से 21 जुलाई तक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलनी चला था, ठीक है। नहीं, आई थिंक इसको इट शुड बी 21 जून, इट शुड बी 21 जून नॉट जुलाई, ठीक है। तब तक आपकी फॉर्म फिलिंग मेनली चली थी दोस्तों। साथ साथ ही दोस्तों अगर बात करें 2024 की, तो भी 7 जून से लेके 27 जून तक आपके फॉर्म फिलिंग मेनली चली थी, ठीक है। तो काफ़ी टाइम मिलता है फॉर्म फिलिंग के लिए। तो अब क्या, अब जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों जून स्टार्ट हो चुका है ना, और काफ़ी सारा टाइम निकल चुका है अभी जून का। तो कभी ना कभी किसी ना किसी पार्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मे बी पॉसिबल कि इसी वीक के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, मतलब कुछ टाइम में आपको देखने को मिल जाने वाला है नोटिफिकेशन, राइट, जो कि 2025 का होगा। क्योंकि आप देख सकते हो इस पूरे ट्रेंड को अगर देखें तो जून में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिला है, 2020 में 30 जून को देखने को मिला था, है ना, 30 जून। तो मतलब 7 वाली जून की डेट तो बढ़ चुकी है, तो हो सकता है कि इसी बीच आपको देखने को नोटिफिकेशन कभी भी मिल सकता है। तो क्या आप प्रिपेयर है इस एग्जामिनेशन के लिए? क्योंकि दोस्तों अगर बात कर ले अपन एग्जामिनेशन को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है इसके लिए, जो हमारी स्केल 2 की पोस्ट है ना। ये इन्होंने जो पुराना जब कैलेंडर रिलीज हुआ था उस टाइम पर इन्होंने डेट मेंशन की थी कि 13/9/2025 को आपका एग्जामिनेशन रहेगा, 13/9/2025 को आपका एग्जामिनेशन रहेगा। तो दोस्तों इससे कितना ही डिले होगा, इससे कितना ही डिले होगा आप लोग का एग्जामिनेशन, है ना। तो बहुत ज़्यादा डिले की उम्मीद मत करें। अगर मर्जर की वजह से अगर कुछ ऊपर नीचे होता है भी डेट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी के आसपास कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन दोस्तों शेड्यूल्ड किया जा सकता है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है, दैट्स इट। बार बार हर कोई फैकल्टी आपसे एक ही बात बोलते हैं कि भैया अपने आप को प्रिपेयर रखो। अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं रख पाओगे आप लोग उस टाइम तक, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि नोटिफिकेशन दोस्तों कभी भी आए, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे, है ना। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो दोस्तों प्रिपरेशन में लगे रहना बेसिकली, ठीक है। किसी भी कीमत पर आपको मतलब किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है इसमें। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट्स पर अगर बात कर लें कि भाई ये चीज़ तो सर हमारे पास हो जाएगी कि हाँ ठीक है ये हो गया अपने पास। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा इसका, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा सिर्फ एक एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास है, ठीक है। जिसके अंदर आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, जिस किसी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों रीजनिंग सेक्शन की, आपको दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। और अगर देखा जाए फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। अगर बात की जाए दोस्तों इंग्लिश और हिंदी, तो दोनों में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू।
तो 40 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स के आपको यहाँ पर मिलते हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज की, तो ये आपको मिलता है 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। और अगर बात कर ले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो दोस्तों 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है कंपोजिट टाइम, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट 2 घंटे 30 मिनट का आपको दोस्तों कंपोजिट टाइम मिलता है। और जब ये कंपोजिट टाइम मिलता है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं रख कर रखी है, तो अनडाउटेडली आप इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। कि हो सकता है कि क्वांट में फंसे आप लोग, ठीक है, हो सकता है रीजनिंग में फंसे, हो सकता है प्रोफेशनल नॉलेज में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। किसी सब्जेक्ट में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, बाकी सब्जेक्ट में टाइम बचेगा नहीं हमारे पास। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको हर एक सेक्शन में लाना ज़रूरी है ना। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे, जो भी बैंक डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुझे सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना ही निकालना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। तो मुझे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे पहले से ध्यान रखना है, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है आपके इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो दोस्तों ये इतना भी आसान काम नहीं होगा अगर आप प्रिपेयर पहले से नहीं रखेंगे खुद को, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगी आपकी, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। उसके अलावा दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जो आपका, ठीक है, कि जैसे अगर बात कर ले हम लोग किस बात को लेकर, कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, है ना, फाइनल सिलेक्शन, उसके अंदर आप देखेंगे कि भाई हमारे पास इंटरव्यू भी रहेगा यहाँ पे। तो इंटरव्यू जो होगा दोस्तों वो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। और फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन है, रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, इसमें 80-20 का रेशो चलता है, कि 80-20 का रेशो चलता है आप लोगों का, बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, है ना। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है कि हम एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं, है ना। तो सबसे पहले आती है एज लिमिट। तो दोस्तों जब नोटिफिकेशन आएगा, है ना, उसी मंथ की डेट मेंशन की होती है कि भाई इस डेट तक आपकी एज इस कैटेगरी इस रेंज में होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 और मैक्सिमम एज की अगर बात कर ले तो 32 साल, 21 से 32 साल की आपकी एज मांगी जाती है। साथ साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपको एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर SC/ST कैंडिडेट से 5 साल का, OBC कैंडिडेट से 3 साल का, ठीक है, PWBD कैंडिडेट से, है ना, तो आपको 10 ईयर्स का मिलेगा। साथ साथ ही एक सर्विसमैन की अगर बात कर ले तो उनके लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि किस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। वहीं पर दोस्तों इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO एंड सम SSCOs who have redundant at least 5 years military services, तो इस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स ये आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। और वहीं पर अगर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर भी मिलता है। तो ये बातें भी क्लियर हो गई, आई होप सो, है ना। इसके बाद दोस्तों एक पार्ट और आता है हमारे पास कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कई सारे बच्चों के अलग अलग डाउट्स बनते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल और सीधी सीधी बातें हैं इसके अंदर कि भाई आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए किसकी, IT फील्ड की, ठीक है। IT फील्ड मतलब IT ऑफिसर की जो वैकेंसी निकलती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस जो चाहिए 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये स्केल 2 वाली पोस्ट है, तो अनडाउटेडली एक्सपीरियंस तो मांगा जाएगा आप लोगों से। तो यहाँ पर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। और अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बात करेंगे तो दोस्तों बैचलर डिग्री आपकी हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। कितने मार्क्स मांगे आप लोगों से? सिर्फ अगर मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों के हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिजायरेबल वाला पार्ट भी उन्होंने मेंशन कर रखा है दोस्तों कि अगर आपने सर्टिफिकेट कर रखे ASP में, PHP में, C++, जावा, VB, VC, OCP, तो ये क्या डिजायरेबल वाला पार्ट है ना। पर ध्यान रखिएगा ये आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। वहीं पर दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो सर्टिफाइड एसोसिएट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अगर आपने कर रखा है तो ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट हो गया। साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है कि 1 ईयर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके अलावा अगर बात कर ले हम लोग किसकी, लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर के लिए भी क्या है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भाई डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, है ना। और यहाँ पर किसी कैटेगरी के लिए, सारी कैटेगरी के लिए उन्होंने बोला कि 50% मार्क्स
एग्रीगेट में चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर उन्होंने मेंशन कर रखा कि एक्सपीरियंस की अगर बात कर ले तो 2 ईयर एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से कम आपने वहां पर काम ना किया हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए किसकी, ट्रेजरी मैनेजर की, तो ट्रेजरी मैनेजर में अगर देखे जाए तो चार्टेड अकाउंटेंट या फिर एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। साथ साथ ही दोस्तों यहां पर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन द रिलेवेंट फील्ड, है ना। अगर बात करें दोस्तों मार्केटिंग ऑफिसर की, तो मार्केटिंग ऑफिसर में आपका एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहां पर नहीं है, लेकिन 1 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहां पर भी, जो कि आपकी रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एओ के अंदर भी बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो दोस्तों अगर आप एओ के लिए भी अप्लाई करने वाले हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करने वाले हो, तो इनमें से किसी भी पार्ट में आपकी क्या होना चाहिए दोस्तों, बैचलर डिग्री हो, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होना चाहिए, है ना, उस डिग्री के अंदर। साथ साथ यहां पर दोस्तों 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड, है ना, जिस किसी फील्ड में आप अप्लाई करोगे, है ना, तो सीधी बात है कि एओ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसी की फील्ड में आपका क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। होपफुली कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पार्ट था सारी फील्ड्स का आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, इस वीडियो के खत्म होने के बाद। दूसरी बात दोस्तों अगर इसके बाद और देखें कि लॉ ऑफिसर वाला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, आई थिंक सो, है ना, ट्रेजरी मैनेजमेंट का पार्ट हम लोग देख चुके हैं, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर हम लोग देख चुके हैं अच्छे से, है ना। चलिए अब दोस्तों बात आती है सैलरी, सर पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो दोस्तों स्केल 2 की पोस्ट है, तो आपको पैसे के लेकर, सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी सैलरी है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया पर्क्स, अलाउंसेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों देखिए अगर आप लोग अगर बेसिक पे की अगर बात कर लें तो 48,480 से ये आपका बेसिक पे है और ये इंक्रीमेंट्स के साथ इतना बनता है मेनली। ठीक है, उसके अलावा ये वही आपका बेसिक पे है 48,480। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई तरह के अलाउंसेस अगर आप देखेंगे कि डीए आपको मिलता है, एचआरए आपको मिलता है, ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है, डी और स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपकी ग्रॉस मंथली अगर सैलरी देखी जाए एक तरह से, ग्रॉस मंथली सैलरी जो है दोस्तों आफ्टर डिडक्शंस, है ना, आफ्टर डिडक्शंस आपकी जो सैलरी बनती है वो 75 से 77,000 की रेंज में बनती है ना, अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज में आपकी सैलरी दोस्तों होती है। तो ये एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है, राइट। इसके बाद आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो आगे की, जो भी प्लानिंग आपको करनी है ना, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और अगर आप देखोगे दोस्तों और भी कुछ अलाउंसेस की अगर बात कर ले हम लोग, ठीक है, जैसे ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है ना, उसके हिसाब से फिर डीए वगैरह चेंज होता रहता है दोस्तों। ठीक है, फिर भी जो रेंज है ना, जैसे डीए की रेंज जो है वो 30 से 40% के आसपास आपका रहता है बेसिकली, है ना, वो बेस करता है, मतलब इस पर भी डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है बेसिकली, है ना। साथ साथ दोस्तों जो एचआरए आपका, एचआरए 7 से 9% के बीच में आपका रहता है मेनली। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जैसे आपका मतलब से भी अर्बन में है, अर्बन एरिया में पोस्टिंग है, कहाँ पर पोस्टिंग है, उसके हिसाब से वो एचआरए का पार्ट आपका चेंज होते रहता है, थोड़ा वेरी करता है वो मेनली। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों स्पेशल अलाउंसेस तो आपको मिलना ही है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको मिलने हैं बेसिकली, सिटी कंपनी अलाउंसेस आपको मिलना है अगर अप्लीकेबल होता है वहाँ पर उस सिटी के लिए तो। ठीक है, ये सारे के सारे अलाउंसेस है। और भी चीज़ आप देख सकते हो, है ना, ये कई सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लोकेशन अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, है ना, लर्निंग के लिए भी बैंक प्रोवाइड करती है चीज़ें, है ना, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप ज्वाइन करेंगे स्केल 2 के तौर पर, तो स्केल 2 पे ज्वाइनिंग के बाद में आपके पास आगे बढ़ने के भी कई चांसेस है दोस्तों, है ना, वो भी हम लोग अभी देखेंगे बेसिकली। लर्निंग अलाउंस हो गया, सिटी कंपनी अलाउंस हो गया, कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस, लीज अलाउंस, डिडक्शन, है ना, ये सारे मतलब एक डिडक्शन भी आपका लगता है तभी सैलरी आपकी उस रेंज में बैठती है ना, अदरवाइज तो वो 80 के ऊपर सैलरी बनती है, बट आफ्टर डिडक्शन वो 75 के 77 की रेंज में आपकी सैलरी मेनली बनती है आपकी। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है ना। चलिए
अब दोस्तों अगर आप देखेंगे कि सर हमें क्यों चूज़ करना चाहिए मेनली, तो देखो एक तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों क्या है कि स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब है तो कोई किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जॉब सिक्योरिटी हर तरह से रहती है आप लोग की, है ना। उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस रहता है यहाँ पर, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है पूरी तरह से। स्केल 2 के तौर पर आप ज्वाइन करने वाले हो। साथ साथ तो दोस्तों अगर ट्रांसफर्स को लेकर अगर बात की जाए तो आप लोग देखिए कि जो ट्रांसफर्स होते हैं मेनली यहाँ पर, है ना, तो एक बार पोस्टिंग के बाद बहुत जल्दी ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, कम से कम 10 से 12 साल के आसपास आपके ट्रांसफर्स उसके बाद ही किए जाते हैं, है ना। और अगर किए भी जाएंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही आपके ट्रांसफर्स किए जाएंगे मेनली, है ना। तो ट्रांसफर्स फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर बात कर ले तो अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब रूरल एरियाज में या फिर एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करना चाहते हैं मेनली, ठीक है, और अर्बन सिटीज़ में भी आपकी पोस्टिंग खैर कराई जा सकती है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द चांसेस जैसे ए वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको रूरल एरिया में काम करने का भी मौका वैसे मिलता है और काफ़ी लंबे टाइम तक, है ना, ठीक है। और अगर ग्रोथ की अगर बात करेंगे दोस्तों तो स्केल 2 के तौर पर आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद आप लोग सीनियर मैनेजर के तौर पर स्केल 3 पर जा सकते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पर जा सकते हैं, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर। तो ये आपका करियर पाथ आगे तक हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू भी रहेगा, कुछ में एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेंगे, है ना, और आपके जो मतलब परफॉर्मेंस होगी बेसिकली, है ना, उस पर भी डिपेंड करती है काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये है पूरा का पूरा पार्ट आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होगी, है ना। बस अब दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि इन सारी चीज़ों को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, है ना। एक छोटी सी बात यहाँ पर कही दोस्तों कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मैं अभी लेट हो गया क्या, मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है इसके अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी टाइम है संभलने का। अभी भी संभल गए अगर आप लोग तो इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। एक राइट डायरेक्शन में अगर पढ़ते रहेंगे आप लोग, राइट रिसोर्सेज के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहोगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस अपना डिसीजन जल्दी से लीजिए कि क्या मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और अगर हाँ तो फिर लग जाइए, है ना। और लग रहा है कि सर नहीं यार अगले साल देखेंगे, तो इट्स ओके, ठीक है, फिर छोड़ दीजिए, फिर मत सोचिए इसके बारे में, ठीक है। चलो दोस्तों, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और मिलते रहेंगे, है ना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी तरह के डाउट्स हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें। प्रिपरेशन के लिए दोस्तों आप लोग अड्डा 24/7 के साथ भी जुड़ सकते हो। तो अड्डा 24/7 ने भी आप लोगों के लिए कुछ बैचेस लॉन्च किए हैं अलग अलग स्ट्रीम्स पर, अगर आप चाहें तो उनमें भी इनरोलमेंट करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। तो आरआरबी एसओ के लिए दोस्तों आपके बैचेस स्टार्ट किए गए, जिसकी एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर और लॉ ऑफिसर, ये बैचेस हैं आप लोगों के। अगर आप चाहें तो इन बैचेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और इस रेफरल कोड का आप यूज कर सकते हैं जो कि कितना है Y710, ठीक है। अब एनरोलमेंट किस तरह से करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बैच का, या फिर आप लोग दोस्तों अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिएगा। ये जो इंटरफेस है आपको जाना है ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ नजर आएगा दोस्तों। यहीं पे आपको दिखेगा आईबीपीएस आरआरबी एसओ, तो ये रहा आईबीपीएस आरआरबी एसओ, ठीक है। क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आपको अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे। आप लोग इसको जब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे नीचे, है ना, जस्ट अ मिनट, हाँ ये बैचेस हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लोग आईटी ऑफिसर वाले हैं, या फिर मार्केटिंग ऑफिसर वाले हैं, या फिर लॉ ऑफिसर वाले हैं, आप किसी भी में भी ज्वाइन करने वाले, सपोज करो हमने मार्केटिंग ऑफिसर का बोला, तो आप गए, आपको जाना है बाय नाउ पर दोस्तों, और यहाँ एक कूपन कोड लगाना है, कूपन कोड रेफरल कोड, है ना, क्योंकि डिस्काउंट तो चाहिए ना, Y710, क्या होगा Y710, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो आप देखेंगे दोस्तों काफी ज्यादा डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से ये मार्केटिंग वाला पार्ट था, आप किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करते तो उसके बैचेस भी अवेलेबल है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, बाकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।